नमस्कार। वर्दी की कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि पांडे। आज जो हमारे स्टूडियो में बैठे हैं हमारे बगल महताब साबिर जी, जो लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं और अपने क्षेत्र के लिए ये एक बहुत ही, समझ लीजिए, गरीब परिवार से निकल करके जो इन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो पूरे क्षेत्र के लिए एक प्रेरणा की तरह काम करेंगे। आज मैं उनसे आपको मिलवाता हूं। तो हमारे बगल जो महताब साबिर जी हैं, इनकी शुरुआती जो शिक्षा है वो इनके एक जो कस्बा है सादुल्ला नगर, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, और उस सादुल्ला नगर में एक ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है, वहां से इन्होंने शुरुआत किया है। उसके बाद वहां से शुरुआत करते हुए वहां से निकल करके यहां तक पहुंचे हैं। उसमें बहुत ही बड़ा योगदान ब्राइट फ्यूचर एकेडमी और उनके शिक्षक गुरुओं का रहा है, इनके माता पिता का रहा है। तो आइए आज हम आपको उनसे मिलवाते हैं। तो महताब साबिर जी, आप बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहां से मिली, किस चीज को आपने देखा कि मुझे सीआरपीएफ में जाना चाहिए? थोड़ा सा आप अपना परिचय और उसके बाद इस चीज को बताइए। जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी सर ने बताया, मैं सादुल्ला नगर के एक छोटे से कस्बे अहरौला गांव से बिलोंग करता हूं और मेरा बचपन से सपना था कि मैं भारतीय सेना में किसी भी रेजिमेंट में किसी एक जॉब में सर्व करूं। तो अभी हाल ही में मेरा चयन एक भारतीय सेना में एक रेजिमेंट में हुआ है जिसका नाम सीआरपीएफ, यानी साधारण भाषा में बोले तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स करके है, और वो एक आंतरिक सुरक्षा बल है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मेरा ये बचपन से सपना था। मैं जब कक्षा 7 में था तो मैंने अपने सादुल्ला नगर में इलेक्शन के दौरान कुछ सैनिकों को आते हुए देखा जो कि एसएसबी रेजिमेंट के थे, और उन सबका आना जाना देखा, उन सबका मैंने अनुशासन देखा। तो वो चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई और मुझे शुरुआती में अपने जीवन में थोड़ा एडवेंचर चाहिए था। तो उसी के लिए मैं थोड़ा इंस्पायर्ड होता था। मुझे कभी भी डीमोटिवेशन या कुछ भी होता था तो मैं ऐसे फौज की वीडियोस देख लेता था। भारतीय सेना में जो कभी अपने युद्ध अभ्यास होता था या कोई वॉर होती थी। जैसे कि अभी आपने देखा कि महताब साबिर जी ने अपना परिचय बताया और अपने जीवन की शुरुआत को बताया। तो महताब साबिर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं आपकी सादगी और विनम्रता से प्रभावित हूं। एक चीज आप ये बताइए कि आपने सीआरपीएफ ही क्यों चुना? क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत लोग होते हैं, कई तरीके की नौकरियों में जाना चाहते हैं। आप किस घटना से इतना प्रभावित हुए कि आपको सीआरपीएफ की ही तरफ जाना पड़ा? जी देखिए, जैसे कि अभी 3-4 साल पहले पुरानी बात है जी। सेना तो मेरा पहला ही पैशन था, मुझे फौज ज्वाइन करनी है। पर उन बीच कुछ ऐसी घटना आई है सामने करके, जैसे 2019 में पुलवामा अटैक हुआ। जी जी। जिसमें हमने अपने सीआरपीएफ के ही 40 जवान खोए। जी। तो उससे काफ़ी दुख भी हुआ और एक मुझे प्रेरणा भी मिली कि कहीं ना कहीं मुझे मेरे अंदर वो एक बदले की भावना भी थी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस जगह पर सर्व होना चाहिए, मुझे देखना चाहिए वहाँ पे जाके। तो कुछ वो भी रीज़न था। और दूसरी चीज़ है कि सही बात है, जो मुझे उसकी यूनिफॉर्म बहुत अच्छी लगती है। जी जी। और दूसरी चीज़, उसकी पोस्ट जो है वो आपको भारतीय सरकार प्रोवाइड करती है कि आप नक्सलियों से लड़िए, आंतरिक सुरक्षा बढ़ाइए। जैसे कि महताब साबिर जी, आपने मुझे कुछ दिन पहले एक तस्वीर भेजा था जी, जिसमें मैंने देखा कि आप काम कर रहे हैं। वो तस्वीर कब की थी और उससे आप कितना प्रभावित हुए थे, और कब ये दिमाग में आया कि मुझे बस तैयारी ही करनी है कि मैं गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर सकूं? जो तस्वीरें आपने भेजी है वो मैं बता दूं, मेरे ऑडियंस जो भी हैं देख रहे हैं जी। जो तस्वीर मेरे पास आई थी उसमें ये पीओपी का काम कर रहे हैं। शायद आप लोग भी जानते होंगे कि यहाँ से जब कोई बच्चा निकलता है तो उसका
फर्स्ट सभी लोग कहते हैं कि जाओ अब पीओपी करो, ये हमारी भाषा में है। तो वही तस्वीर आपने भी मुझे भेजा है, तो उसके बारे में बताइए कि वो तस्वीर और आज के इसमें क्या फर्क आया है। देखिए, सीधी सी बात है कि परिस्थितियां कभी समान नहीं रहती हैं। जी तो मेरी ऐसी पढ़ाई चल रही थी। जी मैंने जी सपना तो मेरा पहले ही से था। मैंने 10वीं उत्तीर्ण किया। 10वीं पास होने के बाद मुझे लगा कि मुझे घर से बाहर जाना चाहिए, जी जो कि पैसों की कुछ आवश्यकता थी, तो जिसके कारण मुझे बाहर जाना पड़ा। तो वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा आभास होने लगा कि इस तरह से मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होंगे। जी तो मैंने ऐसा करा कि वहाँ पे रहते हुए सुबह को टाइम निकाल के या रात को टाइम निकाल के, शाम को टाइम निकाल के, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ाई करता था, रनिंग करता था और काम करता था। तो अप्रोक्सीमेटली मुझे 2 महीने ऐसे मतलब एक्टिविटी मेरी रही, काम करता रहा, पढ़ता रहा, दौड़ता रहा। तो उस तरह से मेरा कंसंट्रेशन उतना अच्छा हो नहीं पाता था, प्लस मुझे अंदर से उसकी सेटिस्फेक्शन मिल नहीं पाती थी कि इस तरह से मेरा हो जाएगा। तो अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावनाएं आती थी कि इस तरह से भाई नहीं होगा, थोड़ा और कुछ करना होगा आगे बढ़ के। तो जिसके कारण मुझे काम छोड़ना पड़ा और मुझे अज्ञात कारणों से घर आकर तैयारी करनी पड़ी। मेहताब साबिर जी, जब आप तैयारी और काम दोनों कर रहे थे, तो कभी ऐसा आपकी जिंदगी में वो क्षण आया कि कोई ताना मारा हो और किसी के ताने को सुन के दिमाग में बिल्कुल जुनून आ गया हो कि अब मुझे जो है नौकरी हासिल ही करनी है। जी, ऐसी घटनाएं मेरे ही साथ नहीं, बल्कि ज़्यादातर जो भी सरकारी नौकरी या किसी भी क्षेत्र में कोई भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी पाने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए, तो जब कोई लड़का या कोई बंदा जब मतलब बहुत मध्यम वर्ग से आगे निकलने की कोशिश करता है, जी तो ज़्यादातर ऐसी घटनाएं होती हैं कि उसको मतलब पीछे खींचा जाता है कि इसका कहीं मतलब कुछ अच्छा ना कर ले या फिर कुछ हो ना जाए। तो स्टार्टिंग से कुछ खास मतलब मेरा उतना था नहीं, बट इतना तो था कि मतलब करना है। तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में ताने दिए कि नहीं होगा, टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसा वैसा है, गवर्नमेंट के मतलब थोड़ा बोले कि मतलब गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, नहीं होगा सिलेक्शन, ऐसा वैसा करके। तो डिमोटिवेट करने के पर्पज से उन्होंने ऐसा कुछ कहा मुझे। तो मेहताब साबिर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीआरपीएफ की जो परीक्षा होती है, उसकी तैयारी और फिजिकल की तैयारी किस तरीके से आपने किया था कि आप मतलब उसमें पास होते गए। जी, ऐसा है कि पेपर क्वालिफाई करने के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट्स को 2 से 4 महीने का वक्त लगता है। मैंने भी ऐसे करा, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट लगाए, जी जी टेस्ट सॉल्व करे और ऐसी तैयारी करता गया, जिससे मेरा रिटन टेस्ट का मतलब बेसिस बन गया। और फिजिकल के लिए मॉर्निंग में रनिंग, शाम को रनिंग 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और उस तरह से योगा और व्यायाम करता रहा, इस तरह से फिटनेस। जी। अच्छा, जैसे इसमें होता है फिजिकल टेस्ट आपने बताया और रिटन टेस्ट बताया, इसमें एक सबसे बड़ी जो समस्या आती है कैंडिडेट को, वो होता है मेडिकल टेस्ट। कहने में यह आता है कि मेडिकल बहुत ही टफ होता है। तो जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे, तो वहां के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, हमको बताइए कि वो जो सबके दिमाग में एक चल रहा है कि बहुत ही टफ टेस्ट है, उसको किस तरीके से आपने देखा और किस तरीके से आपने हल किया कि जिसमें आपको सफलता मिली है। जी जी, एब्सोल्युटली। मेडिकल अपने आप में एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हर कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं डर लगता है। जी डर लगता ही लगता है, क्योंकि पहले उन्होंने 2 पड़ाव पार कर लिए हैं, रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट। जी वो उनका लास्ट पड़ाव होता है मेडिकल पार करने का, और उसी के बाद उनको वर्दी मिल जाती है। जी तो एक डर उनका ये होता है कि अगर मैं यहाँ से क्वालिफाई होता हूँ, एक डर उनका ये होता है कि अगर यहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई होता हूँ तो मुझे वापस जाना पड़ेगा जी और अपनी सारी गतिविधियां फिर से शुरू करनी पड़ेंगी, वही फिर से 3 पड़ाव मुझे पार करने पड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं उन लोगों को ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं मेडिकल डिस्क्वालीफाई हुआ तो दिक्कतें आ जाएंगी और जितने भी मैंने टेस्ट पास किए सब चले जाएंगे। जी और मेडिकल में आपके शरीर की छोटी छोटी पॉइंट्स जो होती हैं वो सब देखी जाती हैं। अगर आपके शरीर में छोटा सा भी कोई फॉल्ट है
तो सेना के जवान वहाँ पे आपको तुरंत देख के तुरंत आपको वहाँ पे डिफॉल्ट कर देंगे जी वहाँ से आप तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। मेडिकल इसीलिए अपने आप में बहुत ही तगड़ा टेस्ट माना जाता है। जी जी। तो महताब साबिर जी, सफलता हमेशा पीछे खींचती है। जब आप सफल होने लगते हैं तो सफलता अपने आप में पीछे खींचती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो आपने उसको कैसे और किस तरीके से आप मोटिवेट होते गए? जैसे मैंने जो आपने अपना जीवनी भेजा मुझे, उसमें आपने बताया कि ये तीसरी बार है मेरा। जी जी। तो आप 2 बार जब डिस्क्वालीफाई हुए तो आपको फिर तीसरी बार यहां तक पहुंचने में किस तरीके से प्रेरणा मिली कि आप यहां पहुंच करके और सफलता हासिल किए? जी देखिए, अभी जो है मैं अभी जो सिलेक्ट हुआ हूँ ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है जी और पिछले 2 अटेम्प्ट्स मैंने एक पोस्ट आती है भारतीय सेना में ट्यूटोरियल आर्मी करके, जी जिसको हिंदी में बोला जाए तो प्रादेशिक सेना करके आता है। तो उसका मैंने रेस क्वालिफाई कर लिया था, पर मेडिकल में चेस्ट में अनफिट हो गया था मैं। तो पहले वहां से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ, पर ये करके आगे बढ़ गया कि अभी तो पहला अटेम्प्ट है, मैं भी फेल हो गया, क्या बड़ी बात है। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला कि मुझे कहीं ना कहीं अपने बॉडी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस बॉडी पे तो मैं ना ही हो सकता हूँ। जी और दूसरे चरण में मैंने आर्मी अग्निवीर का फॉर्म भरा, जो कि उसका पेपर दिया मैंने, और उस समय पे मेरी पेपर की प्रिपरेशन कुछ अच्छी सी हो नहीं पाई थी, जिसके कारण मैं मात्र 2 मार्क्स से पीछे रह गया था। उसमें मैंने 2 नंबर से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और उसके कुछ दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद नहीं होगा, क्योंकि लगातार 2 टेस्ट पास मतलब फेल होने के बाद, 2 फॉर्म फेल होने के बाद मुझे ऐसा आभास होने लगा था कि मुझसे नहीं होगा। जी पर जीवन में कुछ ऐसे पूजनीय व्यक्ति हैं जो कि गुरु है और बहुत लोग हैं, सभी ने मोटिवेट करा और कुछ चीज़ों को लेके बताया कि ऐसा है नहीं कि मतलब जो एक बार में 2 बार में ना मिले तो वो नहीं मिल सकता। तो वो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिला और उसी को देख के मैंने आगे तैयारी करती रही, तैयारी करता गया और इस बार सीआरपीएफ में लग गया। महताब साबिर जी, जब आपको सीआरपीएफ का लेटर मिलता है कि आप सिलेक्ट हुए हैं, तो आपको वो कौन सा सपना याद आता है जो आपने इससे पहले देखा था? देखिए, मेरा फौज में लगने का पहला सपना तो ये था कि मुझे फौजी बनना है और जी दूसरा खुद को सिद्ध करना है। और फौज की एक टोपी होती है, कैंप फ्लॉग टोपी करके आती है, जी उसको हर बटालियन अपने जवानों को प्रोवाइड कराती है। तो वो टोपी मुझे अपने पापा को पहनानी है। मैं इसके लिए फौजी बनना चाहता था। प्लस दूसरी बात, अम्मी अब्बू ने कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष किए मेरे पीछे क्या, बहुत उन्होंने दुख उठाए और मेरी पीछे बैकअप मेरा जो है, मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी ठीक नहीं थी कि जो मैं बहुत अच्छे घर से बिलोंग करता हूँ कि मतलब सिलेक्शन हो गया तो ऐसा हाँ ठीक है, मतलब नौकरी लग गई। तो नौकरी लगने से घर पे बहुत ही मतलब अच्छा क्या, बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ा है, जो कि अभी मेरे खानदान में शायद पहले ही किसी की सरकारी नौकरी आई थी, जी जी पहली सरकारी नौकरी है और फौज की है। तो मैं ये चाहता था कि मतलब मुझे ऐसा होता था कि मुझे अपने खानदान में पहला फौजी बनना है, जो कि हो गया। और रही बात सपने की, तो सब खुश है, गांव के मित्रगण जितने भी सब थे, सबका सपना था कि मतलब भाई फौज में लग जाए, सब देखते थे तैयारी करते हुए, जी तो वो हो गया। और दूसरी चीज़ है, अम्मी अब्बू ने इतने संघर्षों से पाला पोसा बड़ा किया, उन सबका भी मतलब कहीं ना कहीं मतलब अरमान होता है कि हाँ मतलब वो भी सफल हो जाए। और रही बात सरकारी नौकरी की, तो लोग कहते हैं कि मतलब नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई। तो ये सीआरपीएफ उन सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि जो सीआरपीएफ है या मतलब इंडियन आर्मी की कोई भी रेजिमेंट है, ये नौकरी नहीं है, ये देश सेवा का सबसे बड़ा एक साधन है। जी और आदमी सरकारी नौकरी की तैयारी इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसों से ज्यादा आत्मसम्मान की चाहिए। वो जहां भी बैठे, सरकारी नौकरी से उसका आत्मसम्मान डेवलप होता है, जहां जी कहीं भी। और ये बात नौकरी की नहीं थी, आत्मसम्मान की थी। जी। महताब साबिर जी, सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं
वो नौकरी से ज्यादा देश के सम्मान के लिए अपने आप का त्याग करते हैं, ये आप जानते हैं जी। तो आप किस तरीके से और इस भारतीय सेना में अपने आप को देखते हैं? सर, जैसा कि आपने भी बताया पिछले कि सीआरपीएफ जो है, केंद्रीय रिजर्व जो बल है, जी जी। ये भारतीय सेना की कुछ मुख्य रेजिमेंटों में से एक है, जिसका काम है आंतरिक सुरक्षा बढ़ाना और देश में से नक्सलवाद को कम करना। जी। तो सबसे बड़े मुख्य बिंदु यही है, बड़ी सेना होना, नक्सलवाद कम करना, आंतरिक सुरक्षा बढ़ाना, ये चीजें हैं। मेहताब साबिर जी, मैं आपसे ये चाहता हूं कि देखिए, आप अब एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। अगर कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो वो आपसे कुछ ना कुछ सीखेगा जरूर। तो आप जो हमारी नई पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, या जो आपके समकक्ष तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आप एक मोटिवेशनल कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अपनी तपस्या को बस 2 पंक्ति में कह के खत्म करना चाहता हूं। जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। और युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, वो भी बहुत अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो अब हम आपको ले चलते हैं अंत, जो आपने अपनी जीवनी बताई पूरी, उसी को समापन की तरफ ले चलते हैं। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और है, जो है त्याग। आपके परिवार ने कितना त्याग किया आपके साथ? जो ये आपको सफलता मिली है, बिना त्याग के कुछ मिलता नहीं है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और जो हमारे ऑडियंस सुन रहे हैं वो भी जानते हैं कि बिना त्याग के और बिना परिवार के त्याग के कुछ नहीं मिलता है। उस त्याग को थोड़ा सा आप बताएंगे? जी, रही बात त्याग की, सेक्रीफाइस की, तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में आपके राह में संघर्ष, चुनौतियां, त्याग, ये बहुत अहम हिस्सा होता है इसका। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो गए जी। और इसके पीछे मेरी फैमिली बैकअप का काफ़ी अच्छा जो है बैकअप रहा, और उन्होंने भी काफ़ी मतलब सेक्रीफाइस किए मेरे लिए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि मतलब आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसके लिए मुझे 10वीं के बाद काम करने जाना पड़ा। ऐसा होते हुए भी मुझे उन लोगों ने घर पे बुलवा लिया। तो आज का मैं अपना होस्ट यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैंने बताया कि जो हमारे हॉट सीट और मेरे बगल में बैठे हैं मेहताब साबिर जी, ये हमारे गांव, ब्लॉक, जिला और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक मिसाल बन चुके हैं। एक गरीब परिवार से निकल करके और अपनी मेहनत और काबिलियत के बल पर इन्होंने भारतीय सेना में जो स्थान प्राप्त किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।